आज सबसे तेजी मेटलॉयड होते हैं। तो सिर्फ यही 5 मेटलॉयड हैं और कुछ भी मेटलॉयड नहीं होते। न्यूक्लियर चार्ज जो इफेक्टिवली किसी इलेक्ट्रॉन को फील हो रहा हो उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और जब कभी भी आपके जीवन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीच आपके सामने आए तो एटॉमिक रेडियस निकालने का इकलौता तरीका है। ऑक्सीजन को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो बनेगा O नेगेटिव, O नेगेटिव को एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो वो बनेगा O2 नेगेटिव। पूरे पीरियोडिक टेबल में यही वो लोग हैं, ये दिलदार फैमिली है, राजशाही परिवार है जहां इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ओम और आप देखना शुरू कर चुके हैं माइंड मैप की एक बेहतरीन सी सीरीज जिसके तहत मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर पीरियोडिक टेबल का कराने वाला हूं। इस चैप्टर को अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर 3 घंटे के अंदर मैंने इसको बनाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है माइंड मैप की जहां पर हम 1 घंटे के अंदर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से गो थ्रू होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जिनसे आप परेशान हो जाते हैं, उन ऑर्डर्स को इसी क्लास में याद करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको मैं चलूं पीरियोडिक टेबल में ये सिखाऊं कि हलीना की रब से फरियाद, ये तो नहीं करना ना जी। आइए, ये जो फरियाद करनी है वो ये चीजें होंगी जिन पर हम चर्चा कर रहे होंगे। आइए जी, देखते हैं क्या होता है भैया। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉयड। मेटलॉयड क्या होते हैं भैया? मेटल क्या होते हैं इनको पहले जान लेते हैं। मेटल ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेटल ऐसे एलिमेंट्स, मान लीजिए एलिमेंट मैंने N मान लिया, ऐसे एलिमेंट जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालकर अपनी खोपड़ी पर पॉजिटिव चार्ज को सवार करना जानते हैं, खुद के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर रखते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उनको मेटल कहते हैं। लेकिन नॉन मेटल होते हैं, मान लीजिए नॉन मेटल को मैं ए से लिख दे रहा हूं। नॉन मेटल वो लोग होंगे जो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं और एनायन बना सकते हैं, वो नॉन मेटालिक करैक्टर रखते हैं। मेटलॉयड वो होते हैं जो इन दोनों करैक्टर्स को रखते हैं, इनकी बॉर्डर लाइन पर आते हैं, उनको हम मेटलॉयड कहते हैं। क्लियर जी? ये हमारा प्यारा पीरियोडिक टेबल है जहां पे हमने ये देखा भैया, ये क्या होता है बताइए बताइए? एल्कली मेटल्स है, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है। इसको ग्रुप नंबर 1, इसको ग्रुप नंबर 2 कहते हैं। ये बोरॉन की फैमिली है जिसको हम ग्रुप नंबर 13 कहते हैं। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17, 18 को ग्रुप नंबर 0 भी कहा जाता है, जहां पर इनर्ट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ये आपका S ब्लॉक है, ये आपका P ब्लॉक है। बीच में देखिए कुछ लोग आने वाले हैं जी, इनको D ब्लॉक कहते हैं। देख लीजिए भैया, इस तरीके से आपको ये पार्ट याद होता है। ठीक है जी। इसके बाद जो नीचे दिखा दे रहा है ये तो डी ब्लॉक हो गया, ये आपका एफ ब्लॉक है जिनको धक्के मार करके बाहर निकाला गया है। इतनी बात समझते हैं। मुझे यहां ये बताना है कि इनमें से मेटल्स कौन है, नॉन मेटल्स कौन है और मेटलॉयड कौन है। तो पहले मैं चर्चा में बता देता हूं, जो हमारा हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। अब हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितना भी एस ब्लॉक में है सब कुछ मेटल है। तो कृपया ध्यान दीजिएगा, मेटल कौन कौन से लोग नजर आएंगे आप देखेंगे। एस ब्लॉक के अंदर कंप्लीट, पी ब्लॉक के अंदर आप जब जाएंगे तो पी ब्लॉक में सिर्फ देखना ये वाले एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, यहां पर टिन है ना, ये वाला जो ब्लैक से पोर्शन बना हुआ है, दिस इज क्या भैया? बोलो रे बालक, मेटल। इसका मतलब मेटल पी ब्लॉक में भी रहता है। अच्छा जी, क्या डी ब्लॉक में रहता है? पूरा का पूरा डी ब्लॉक मेटल होता है, पूरा का पूरा एफ ब्लॉक मेटल होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने? कंप्लीट कौन कौन से? पूरा का पूरा एस ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक, ये कंप्लीटली मेटल होते हैं। पी ब्लॉक के कुछ, पी ब्लॉक के कुछ जो कि यहां पर ब्लैक कलर से लिखे गए हैं वो मेटल्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मेटल एक्चुअली आपके पूरे पीरियोडिक टेबल का 78% होता है, मतलब मेजॉरिटी उसी की है। लोकतंत्र में राजशाही यही जी पाएंगे। लोकतंत्र के राजशाही का मतलब है नेता यही चुने जाएंगे, मेटल बाबा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल में आप देखेंगे ये सिर्फ पी ब्लॉक के अंदर ही पाए जाएंगे। नॉन मेटल सिर्फ पी ब्लॉक में, क्योंकि आपको पता है कि एस ब्लॉक पूरा का पूरा डी, पूरा का पूरा एफ तो मेटल होता है। तो इसका मतलब इधर ही हैं जो लोग हैं नॉन मेटल वाले भाई साहब। तो नॉन मेटल पी ब्लॉक में पाया जाता है। आप देखना पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, देखना भैया ध्यान से। बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं।
ठीक। ये वाले जो हैं हीलियम वाली जो फैमिली है इसको हम इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं। ना तो इनको मेटल में गिनते, ना तो हम इनको नॉन मेटल में गिनते हैं। तो आपको नॉन मेटल बता दिया। सर कंफ्यूजन हो रहा है, हमें तो पढ़ाया गया है कि सिलिकॉन जो होता है वो तो मेटलॉइड होता है। मेरे बालक, जो बढ़ा रहा हूं एकदम सर्वसत्य है, ठीक है जी। सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, बोरोन एक नॉन मेटल है। ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं सिर्फ यही मेटलॉइड हैं। मेरे साथ बोलिएगा, क्या बोला मैंने? ग्रीन कलर वाले ही मेटलॉइड हैं, जिनको याद करने का तरीका बनता है, यहां मैं लिख देता हूं, आज सबसे तेजी। आज सबसे तेजी मेटलॉइड होते हैं। ध्यान देना, आज सबसे तेजी मेटलॉइड होते हैं। तो सिर्फ यही 5 मेटलॉइड हैं और कुछ भी मेटलॉइड नहीं होते। बहुत क्लियरली लाइन बता रहा हूं, यही सिर्फ मेटलॉइड हैं। तो आपको क्या पता चला? देखिएगा, ये आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि ये जो 5 बीच में है ये क्या है? मेटलॉइड। और इस मेटलॉइड के इधर देखो सारे के सारे मेटल्स, इसके इधर सारे के सारे मेटल्स, और इस मेटलॉइड के ऊपर देखिए ये सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो, आनंद की अनुभूति हुई हो। अब आते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसा कि नाम है उसी से उसका काम बनेगा। न्यूक्लियर चार्ज जो इफेक्टिवली किसी इलेक्ट्रॉन को फील हो रहा हो उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। देखते हैं, ये किसी न्यूक्लियस को मैंने बनाया है, और जेड लिखने का मतलब है इसमें जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। ठीक है जी। तो कितने प्रोटॉन्स होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा जी, अब ध्यान सुनिएगा, ये इनर सेल्स मैंने बनाए हैं। जो बाहरी सेल है उसको हम कहते हैं, हे बालक ध्यान देंगे, ये जो बाहरी सेल है nth सेल, इसको हम कहते हैं वैलेंस सेल, या इसको कहते हैं अल्टीमेट सेल। लिखूंगा नहीं मैं, ध्यान सुन लीजिए, अल्टीमेट सेल कहते हैं। n-1 को हम कहते हैं पेनल्टीमेट सेल। ये अल्टीमेट में पेन घुसा दीजिए तो हो जाएगा पेनल्टीमेट। लिख दूं क्या? चलो लिख ही देता हूं, अल्टीमेट। ये है अल्टीमेट सेल। आप जानते हैं ना, जैसे आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आईआईटी में जाना। तो उसी तरीके से अल्टीमेट मतलब लास्ट वाला एकदम। अल्टीमेट सेल से एक पहले वाला पेनल्टीमेट, पेन इसके बाद अल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट। और ये पेन चुभाता कौन है? अक्सर आपकी जिंदगी में आंटी लोग होती हैं, वो चुभाने का काम करती हैं, पूछती रहती हैं कि आपका बिटवा क्या करता है। तो क्या करें, मम्मी लोग को कुछ जवाब देना पड़ता है। तो एक्चुअली ये पेन चुभाने का काम कौन करता है? आंटी जी करते हैं। तो आंटी की स्पेलिंग में देख लीजिएगा, ANTE। तो अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, ये नाम आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि कभी लिख दिया जाएगा तो तकलीफ, समस्या, परेशानी आ सकती है। ठीक है जी, समझ बात आ गया? एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड अल्टी, ये क्या है? अल्टीमेट सेल। अच्छा जी, यहां अल्टीमेट सेल पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं कहूंगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है इसी के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ये हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, अंदर इनर सेल में भी हमने इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस होगा एटम का, वो बाहरी सेल पर बैठे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा होगा। तो ये भैया जी क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा होगा। लेकिन देखें भैया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या अंदर आने देगा? नहीं, उसको रिपेल करके बाहर करेगा। ये इलेक्ट्रॉन भी उसको रिपेल करके बाहर करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं? रिपल्सन कर रहे हैं। इसको लिखेंगे FR, रिपल्सन कर रहे हैं। तो इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा? तो आप लिखेंगे FR, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि ये फील करते हैं वो लिखा जाएगा। ये रिजल्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट या इसी को लिखते हैं इफेक्टिव फोर्स कितना लगेगा? तो आप लिखेंगे अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन, अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन। ये तो मैंने फोर्स के हिसाब से लिखा। अगर मैं इसको चार्ज के फैक्टर में लिखूं, देखो भैया, हम कहेंगे इस इलेक्ट्रॉन को इस पूरे जेड प्रोटॉन्स का, जितने भी यहां पे प्रोटॉन्स है, उस पूरे प्रोटॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं हो पाता, क्योंकि ये लोग उसको रिपेल करके उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। तो जैसे यहां पर हम लिखते हैं ना F रिजल्टेंट, या हम लिख सकते हैं इफेक्टिव फोर्स, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि फील हो रहा है इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को, दिस इज जेड इफेक्टिव। अब कितना फील होगा? क्या पूरा का पूरा जेड प्रोटॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर लगेगा? नहीं लग पाएगा मेरे भाई। जेड का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया? रिपल्सन किया, तो उसके द्वारा जो चार्ज क्रिएट हुआ दैट इज सिग्मा। तो लिखा जाता है
जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ध्यान देंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आपको पता है कि फोर्स और चार्ज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, आपने ये कूलम्स लॉ में पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने फोर्स की जगह पर यहां चार्ज लिखने की सोची है बात। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब आपको बताता हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को, इस न्यूक्लियस का कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। जेड तब फील होता जब ये इनर इलेक्ट्रॉन्स ना होते, तो ये पूरा का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता, लेकिन आपको पता है इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, तो जेड माइनस सिग्मा लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपकी खोपड़ियों में घुस जाए ये बात। समझना, जैसे ये न्यूक्लियस एक बल्ब है और ये है ना वो इनर सेल है, ये क्या है, इनर सेल्स है, इनर सेल है। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है जी, इनर सेल है, इनर सेल, ये इनर सेल है, पर्दा एक इनर सेल है को रिप्रेजेंट कर रहा है और न्यूक्लियस को बल्ब से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और आप जैसा एक नालायक प्राणी यहां पढ़ने गया, लेकिन बीच में एक पर्दा लगा हुआ है, क्या वहां से लाइट वहां जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। कितनी जा पाएगी वो बता दीजिए, बताइए बताइए कितनी जा पाएगी? इसको जो है जेड माइनस सिग्मा का फील होगा लाइट। मतलब अगर यहां से 10 लाइट चलती है तो 3-4 लाइट रुक जाएंगी, बाकी 4-5 लाइट इनको मिलेगी देखने के लिए। समझ में बात आ गई? तो कुल मिला के यही लाइन है, जो ये इनर सेल है वो पर्दे का काम करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं, तो ये जो सिमरन है उसकी मोहब्बत राज तक पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, यहां से जो लाइट जलता है वो पूरी लाइट इसको नहीं मिल पाती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी को कहते हैं, हे बालक, इस सिग्मा को क्या कहते हैं? इस सिग्मा को कहते हैं, आ जाओ भैया जी, इस सिग्मा को क्या कहते हैं? सिग्मा को सील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब सोचो सील्डिंग कांस्टेंट क्यों कहते होंगे? क्यों कहते होंगे? क्योंकि ये पर्दा या ये इनर सेल क्या करते हैं, यहां से भेजे हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो इस पर लगने चाहिए उसको रोक देते हैं, सील्ड कर देते हैं। अरे कैप्टन अमेरिका की वो सील्ड देखी होगी जो रोक देता है सारे हथियारों को। अच्छा जी, स्क्रीन का काम करता है। पर्दा का मतलब स्क्रीन ही होता है जी, इसलिए इसका नाम स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। और इसी को स्लैटर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि स्लैटर ने पहली बार इस सिग्मा को मैथमेटिकली समझाने की कोशिश की थी। अच्छा जी, अब बात करते हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को मैंने समझा दिया, ये इसी को बढ़िया से लिख दिया है अंग्रेजी में। ठीक है जी, एक बार कृपया इसको पढ़ लीजिएगा, ये नोट्स आपको मिलेंगे। अच्छा, अब बात करनी है पेनिट्रेशन इफेक्ट पर। पेनिट्रेशन इफेक्ट को लॉजिकली सीखेंगे। हमारा जो एस ऑर्बिटल होता है वो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, लेकिन पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल शेप का होता है। ऐसे डंबल टाइप का होता है ना, डंबल शेप का होता है। अच्छा जी, तो न्यूक्लियस, ये जो ग्रीन कलर का है वो न्यूक्लियस है। अब हो क्या रहा है, इस एस ऑर्बिटल को न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ सारे तरफ से खींचता है। पता है क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल है तो क्या होगा, न्यूक्लियस बीच में है। कृपया ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस बीच में है, उसके ऊपर एक गेंद लगी हुई है, तो गेंद को अपनी तरफ हर तरफ से खींचेगा जी, हर तरफ से खींचेगा तो वो एस ऑर्बिटल छोटे साइज का हो जाएगा, श्रिंक करके छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस के करीब चला जाएगा। लेकिन पी ऑर्बिटल में देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पाई जाती है, यहां पाई जाती है, तो वो क्या न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई न्यूक्लियस कम लग रहा होगा। इसीलिए एस ऑर्बिटल को कहा जाता है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होते हैं। समझ गए क्या? समझ गए क्या भैया? तो इसको कहते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के सबसे करीब चला गया, इसी को कहते हैं पेनिट्रेशन पावर का ज्यादा होना। पेनिट्रेशन पावर का ज्यादा होना, वो कहां चला जाता है, उसकी शकल ही ऐसी है, स्फेरिकल शकल होने की वजह से उसके पास चला गया, तो एस ऑर्बिटल फिर डी एंड एफ। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो हम रिप्रेजेंटेशन के तौर पर एस यहां बना रहे हैं, पी न्यूक्लियस से थोड़ा दूर, डी न्यूक्लियस से और दूर, एफ और दूर बना रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे करीब, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे करीबी कौन है? तो आप कहिए एस ऑर्बिटल है। इसी को पेनिट्रेशन पावर भी कहते हैं। अच्छा जी, सील्डिंग इफेक्ट, कौन ऐसा है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर जाने नहीं देगा? सिंपल सी बात है, एस ऑर्बिटल। समझना कैसे, मान लो यहां न्यूक्लियस है, वो बाहरी किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन इस न्यूक्लियस के जस्ट बाहर एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल कहेगा भैया कहां जा रहे हो, मैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खुद मैं अपने पास रखूंगा, किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन के पास जाने नहीं दूंगा। जेलसी है भैया, जेलसी, तो नहीं जाने देगा एस ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इसकी शकल सूरत स्फेरिकल है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डंबल। डी वाला डबल डंबल, और एफ का तो चलो मान लो ट्रेंड में ही पढ़ लेना होता, समझ में आ जाता। इतनी बात समझ में आ गई। पेनिट्रेशन पावर को कृपया क्लोजनेस टू न्यूक्लियस से निकालिए, काम बन जाएगा। कोई ज्यादा दुख दर्द समस्या परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो समझाया तो उस हिसाब समझना, ये एक अच्छा सा पर्दा है जिसको मैं एस ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करता हूं। अब समझना, ये न्यूक्लियस है,
तो यहां से होगा क्या, क्योंकि ये एक अच्छा पर्दा, मोटा पर्दा है, तो यहां से सिर्फ एक दो लाइट जो है इनको मिलेगी, बाकी लाइट वो रोक लेगा कौन, एस ऑर्बिटल। लेकिन पी ऑर्बिटल थोड़ा सा ठीक पर्दा नहीं है, थोड़ा गंदा सा पर्दा है। अगर फटा पुराना हल्का सा पर्दा है तो वो एक दो नहीं, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन को फील होने चाहिए, वो निकल निकल के बाहर जाएंगे। यहां सिर्फ एक ही लाइट निकल पाई, यहां तीन लाइट निकल गई, क्योंकि पी ऑर्बिटल का पर्दा थोड़ा फटा पुराना है। लेकिन डी में देखो छेद है, डी ऑर्बिटल में देखो छेद है। ये रिप्रेजेंटेशन से होता क्या, दिमाग में बातें टिकी रहती हैं। डी ऑर्बिटल एकदम फटा पुराना पर्दा है, वो लाइट को कहेगा भैया जाओ, हम तो तुमको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर रोकने की क्षमता ना ही है बबुआ, ना ही है। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आप है ना नालायक प्राणी, उस नालायक प्राणी को यहां पे पूरी लाइट मिल रही है। ये नालायक प्राणी इलेक्ट्रॉन को बताता है, ये बीच में डी ऑर्बिटल पड़ गया, ये न्यूक्लियस है जी। समझ बात आ गई। अब देखो एकदम ही फटा पुराना पर्दा, एफ से क्या है, फटा पुराना पर्दा। तो एकदम ही फटा पुराना पर्दा होगा तो ये एक भी लाइट नहीं रोकना चाहते, वो कहते भैया जाओ अपने टेस्ट इलेक्ट्रॉन से मिल लो, हे राज तुम सिमरन से मिलो, मुझे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। कौन कहता है, फटा पुराना पर्दा। जब एक मान लो यहाँ सिमरन खड़ी है, राज बाहर खड़ा है, फटा पुराना पर्दा है, पूरा का पूरा देख रहा होगा भैया, है ना जी। हाँ, तो ये एक बात समझिएगा, कृपया ये बर्दाश्त करने की कोशिश करिएगा, डरिएगा मत, मैं क्या लाइन बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। मैं कहूंगा कि डी एंड एफ जो ये दोनों होते हैं, ये पुअर शील्डिंग करते हैं। ये क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग करते हैं, SHIELDING, ये पुअर शील्डिंग करते हैं। पुअर शील्डिंग करने का मतलब है न्यूक्लियस द्वारा भेजे गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टेस्ट इलेक्ट्रॉन तक जाने देते हैं। ये और ये एकदम फटे पुराने पर्दे की तरह है। और यहां पर देख लीजिए, इसमें सबसे पीछे यही दोनों तो आते हैं शील्डिंग इफेक्ट में। तो ये इनकी औकात नहीं है, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की औकात नहीं है कि वो न्यूक्लियस द्वारा भेजे गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टेस्ट इलेक्ट्रॉन तक ना जाने दे। वो कहते हैं भैया जाओ, प्यार करो, मोहब्बत करो, मुझे कोनो दिक्कत तकलीफ समस्या नहीं है। अब आइए अगली बातचीत और चर्चा का विषय बनाते हैं एटॉमिक रेडियस को। अब एटॉमिक रेडियस का मतलब समझते हैं ना भैया, न्यूक्लियस से आउटर सेल पे बैठा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की जो दूरी है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा, जब पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता है। ये बात आपने पढ़ी होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा तो साइज छोटी हो जाएगी, मींस दैट एटॉमिक रेडियस जो होगी वो छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं टॉप से बॉटम की तरफ जाऊं, अगर मैं टॉप से बॉटम की तरफ जाऊं, ऊपर से नीचे की तरफ जाऊं, तो जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहता है। ये बात पढ़े थे ना, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। लेकिन ऊपर से नीचे जैसे जाओगे पीरियोडिक टेबल में, हर नए पीरियड में जाने पर हर एक नए नए सेल जुड़ते जाते हैं। तो नए नए सेल जुड़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी तो एटॉमिक रेडियस आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। तो टॉप से बॉटम की तरफ जाने पर एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप पीरियड छोड़कर नीचे की तरफ जाते हैं नए नए सेल ऐड होते जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे एस ऑर्बिटल में ऊपर से नीचे जाने पर, वहां देखिए एस ऑर्बिटल में ऊपर से नीचे, एस ऑर्बिटल नहीं एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस जो होगा वो नीचे की तरफ ज्यादा मिलेगा। ऊपर से नीचे जाने पर नए नए सेल जुड़ रहे हैं। अरे भैया लिथियम क्या कहां का है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये जो है थर्ड पीरियड एलिमेंट है। अब जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है वो निश्चित रूप से साइज में बड़ा होगा, क्योंकि थर्ड सेल आएगा तो न्यूक्लियस से उसकी दूरी बढ़ जाती है। अगली देखते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम, इसमें देखें तो साइज जो है नीचे की तरफ बढ़ जाती है, साइज जो है नीचे की तरफ बढ़ जाती है। अच्छा, बोरॉन की फैमिली में देखें तो ध्यान रखना, ये जो बोरॉन की फैमिली में एक जगह नौटंकी आएगा, बाकी सब जगह सही है। यहां पर हम देखें ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है। लेकिन एल्यूमिनियम गैलियम में ये उल्टा साइज देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम की साइज बड़ी होती है विद रिस्पेक्ट टू गैलियम। द रीजन इज कि गैलियम और कैल्शियम के बीच में पहली बार डी ऑर्बिटल एंट्री करता है। और कौन सा डी ऑर्बिटल है, दैट इज 3D सीरीज देखने को मिलता है। और 3D सीरीज के अंदर जो डी ऑर्बिटल है, कौन सा है जी, 3D ऑर्बिटल, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर भरे जाएंगे तो आप ऐसे समझिए कि जैसे ये न्यूक्लियस है और यहां पर मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पे है, बीच में आपका 3D पड़ता है। कृपया ध्यान से सुनिएगा,
3D पड़ता है। ये पर्दा कैसा फटा पुराना है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पास भेजेगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके अंदर लाएंगे, क्योंकि ये जो फटा पुराना पर्दा है वो कहेगा भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जाओ तुम उस इलेक्ट्रॉन को खींच करके लाओ। अगर वो खींच के लाएंगे तो भैया जी ये साइज में छोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए गैलियम और एल्यूमिनियम में हम गैलियम की साइज को छोटा पाते हैं। याद करने का बेस्ट तरीका यह है कि देख लीजिए कि पहली बार डी ऑर्बिटल कब एंट्री लेता है, बाकी कोई दुख समस्या परेशानी आपको नजर नहीं आएगी। एकदम परम सत्य बात आपने पढ़ ली है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या कहीं नहीं है। देख लीजिए ऊपर से नीचे जाने पर साइज। तो यही बात आपकी खोपड़ी में जानी चाहिए कि एटॉमिक रेडियस वाले फैक्टर में हम ये कहते हैं कि भैया एक ही जगह पर नाटक एंड नौटंकी है, दैट इज एल्यूमिनियम एंड गैलियम। उसका रीजन है 3D सीरीज का पहली बार एंट्री मार देना। अच्छा जी, अगली बातचीत और चर्चा का विषय बनाएंगे डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक में देखना, डी ब्लॉक की शुरुआत थर्ड पीरियड से होती है, जहां पर यह सकीला एसी में रहती है करके हमने पढ़ा था। तो ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ती है, निस्संदेह ये बात यहां पर भी सच साबित होगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर यह एटॉमिक रेडियस बढ़ता हुआ आएगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है बबुआ। इसके बाद देखो क्या होता है, स्कैंडियम के बगल में टाइटेनियम है। होता क्या है, जब आप टाइटेनियम से जर्कोनियम आते हैं, ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, साइज बढ़ती है। तो देखिएगा यहां साइज बढ़ती है, लेकिन जर्कोनियन हाफनियम की साइज जो है करीब करीब बराबर पाई जाती है। सर ये तो एक्सेप्शन है, नहीं रे बालक समझाता हूं। यहां देखना, यहां देखो भैया, लैंथनम में 57, हाफनियम में 72। तो बीच में कौन आता है, बीच में आता है 4F सीरीज। ये क्या है, दैट इज 4F सीरीज। तो 4F सीरीज ने एंट्री मारी। जब 4F सीरीज ने एंट्री मारी तो ये समझिएगा कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। 4F सीरीज में आप लेफ्ट से राइट कितनी बार जाते हो, 14 बार। देखो सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक 14 बार अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज मान लो यहां इतना बड़ा था, 14 बार छोटा करते जाओगे तो इतना छोटा हो जाता है कि ये दोनों आपस में ही बराबर हो जाते हैं। तो 4F सीरीज में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बहुत तेजी से घटने लग जाती है, और इस घटने को ही लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मेरा शब्द सुनिए, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ का क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस जो लगातार घट रहा है, इसी घटने को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब छोटा होना, और ये छोटा होना कहां चल रहा है, लैंथेनाइड सीरीज में चल रहा है, 4F सीरीज में चल रहा है, इसीलिए इसका नाम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, पहली बार जब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंट्री मारता है तो उसकी वजह से देखो कुछ लोचा आता है और इनके साइज क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। ये ट्रेंड हमें आगे भी देखने को मिलता है, और ये आपके जेईई एडवांस लेवल तक, मेंस तो पूछेगा ही लेकिन जेईई एडवांस भी इसको पूछता है। उसके लिए बहुत प्यारी चीज है भैया, एक क्वेश्चन दूंगा, देखता हूं आप बता पाते हैं कि नहीं। अरे भैया बहुत आसान क्वेश्चन आता है, भरोसा मानिए, यही सोचना, यही बताना है। क्या कहना है कि भैया देखो पेपर में पता है क्या पूछा गया था कि एजी और एयू की जो एटॉमिक रेडियस है वो करीब करीब सेम आती है, उसका रीजन क्या है। तो बताया जाता है कि भैया एजी और एयू में एयू से जस्ट पहले, गोल्ड से जस्ट यहां पे देखें तो वहां पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था, तो ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन दोनों की साइज बराबर होती है। इसी तरीके से बहुत ज्यादा सवाल इन पर बनते हैं, इन दोनों पर बनते हैं। बहुत ज्यादा सवाल ये जर्कोनियम हाफनियम पे बनते हैं। तो इन तीन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजन क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का एंट्री होना। दैट्स इट, मामला क्लियर है, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या नहीं है। अच्छा, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन ये है कि जब आप 4F सीरीज में चलते हैं ना, तो यहां से यहां तक पहुंचने में आप जो है 4F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और आपको पता है कि जो F ऑर्बिटल है वो तो पुअरेस्ट सील्डिंग करता है, बहुत ही घटिया सील्डिंग करता है। अगर ये घटिया सील्डिंग करता तो सुनना क्या होगा, अरे बालक सुनना क्या होगा। जैसे मान लो ये 4 है, ध्यान से सुनना, ये 4 है, ठीक है, और आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर यहां पे होगा, ठीक है जी। अगर ये 4th सेल है तो यहां पर ये मान लीजिए ये पर्दा कौन सा है, 4F सीरीज का पर्दा है, मतलब 4F का पर्दा है। और आपको पता है कि ये फटा पुराना पर्दा है, ये कैसा है, 4F ऑर्बिटल का पर्दा है। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस के द्वारा भेजा हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा फील होगा, बहुत ज्यादा फील होगा, बहुत ज्यादा फील होगा। तो वो क्या करेगा, बाहरी बैटरी इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा। तो साइज क्या होगी, इतनी छोटी हो जाती है कि भैया इन दोनों की बराबर आने लग जाती है। आना क्या चाहिए था, आना तो नीचे वाले का बड़ा चाहिए था, लेकिन क्योंकि 4F सीरीज में आप देखते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन 4F के अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब
पुअर शील्डिंग करने वाले ऑर्बिटल के अंदर जा रहे हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज में छोटा कर देता है। अच्छा जी, अब बातचीत करनी है आयनिक रेडियस पर। आयनिक रेडियस में बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आप जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देखने का तरीका। देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ऐसे निकालने की कोशिश करिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। आपको पता है जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा पावरफुल उतना ही न्यूक्लियस होगा। तो जेड इफेक्टिव का मतलब पावर ऑफ द न्यूक्लियस। पावर ऑफ द न्यूक्लियस, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्रिएट कर सकता है, जितना ज्यादा उसके अंदर प्रोटॉन होगा। और बीच में इनर सेल, ध्यान से सुनिएगा, इनर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उतना ही कम जेड इफेक्टिव होगा ना, सिग्मा की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाती है। अच्छा जी, तो इसी से काम बन जाएगा। कैटायन क्या होता है देखिएगा, जैसे बेरिलियम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो बेरिलियम प्लस बन जाता है, बेरिलियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो बेरिलियम 2 प्लस बन जाता है। अच्छा जी, तो देखिएगा समझना क्या है कि इनके एटॉमिक रेडियस पर क्या फर्क आता है। पहली बात ये जान लीजिए, ऐसा एलिमेंट जहां पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है उनको कैटायंस कहते हैं। ये तो न्यूट्रल एटम है, ये कैटायंस है। यहां अगर मैं जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन की बात करूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन की बात करूं, तो इस बताइए बेरिलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं सर? 4 प्रोटॉन होते हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। जब न्यूट्रल होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन है। लेकिन बेरिलियम बेरिलियम प्लस की बात करूं तो यहां पर प्रोटॉन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए? 3। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, इसलिए यहां पर 3। लेकिन यहां पर बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 4। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भैया? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। अच्छा, जेड इफेक्टिव कहां पर ज्यादा है? अरे बोलो रे बालक, यहां पर जेड इफेक्टिव कहां पे ज्यादा है? तो आप कहेंगे जेड इफेक्टिव यहां ज्यादा है। अगर जेड इफेक्टिव यहां बेरिलियम के केस में ज्यादा है तो आप बताइए एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा? आप ये बात जानते होंगे जीवन में। अरे भैया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो वहां पर आयनिक रेडियस की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। इसीलिए आयनिक रेडियस का जब भी ऑर्डर लिखिए तब वहां पे जो न्यूट्रल एटम है वहां पे आप क्या देखते हो? अरे गड़बड़ हो गया बालक, गड़बड़ हो गया बालक, बच गए जी, बच गए। क्या हो गया था? यहां पर ये वाली वैल्यू ज्यादा आती है ना, तो ये आएगा, है ना। तो यहां पर देखिए क्या होगा, जो वैल्यू है 1 आएगी, यहां पे 2 आएगी ना, तो ये ज्यादा होगा। अब देखिएगा, जो न्यूट्रल बेरिलियम है वहां पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम है। अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम है तो इसकी साइज बड़ी होगी, किससे? बेरिलियम प्लस से और बेरिलियम 2 प्लस से। आई होप आपको आनंद की अनुभूति हुई हो। इसका मतलब हुआ कि जो न्यूट्रल एटम है ये, उसकी साइज अपने ही कैटायन से क्या होती है? बड़ी होती है। तो न्यूट्रल एटम की साइज हमेशा कैटायन से क्या होगी? बड़ी होती है। और जिस कैटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा साइज में, वो उतना ही छोटा होता है। एनायन की अगर मैं बात करूं तो मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो बनेगा O नेगेटिव। O नेगेटिव को एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो वो बनेगा O2 नेगेटिव। अच्छा जी, अब आपको यहां पर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है बालक। बताइए, यहां ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। O नेगेटिव में प्रोटॉन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक और आपने बढ़ा दिया तो 9 हो जाएगा, यहां पर 8/10 हो जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो बता दोगे क्या? अरे बोलो रे बालक, जेड इफेक्टिव कहां पर ज्यादा है? सर यहां 1 है, यहां पे क्या होगा? 0.8। इसका मतलब यहां पे इस तरीके का जेड इफेक्टिव का ऑर्डर आएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इसकी साइज सबसे छोटी होगी। तो इसके हिसाब से जो आयनिक रेडियस है वहां ऑक्सीजन की क्या होगी? सबसे छोटी। ऑक्सीजन नेगेटिव की उससे बड़ी, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की उससे बड़ी। ठीक है जी, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम है तो साइज वहां पर ज्यादा नजर आती है। इससे क्या पता चलता है कि न्यूट्रल एटम का जो रेडियस है वो कम होता है विद रिस्पेक्ट टू एनायन से। तो एनायन की रेडियस हमेशा बड़ी आएगी। अब बात है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब ऐसे स्पीसीज जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। चलिए निकाल के दिखाते हैं जी, ऐसा थोड़ी मान लीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए 7 क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल नाइट्रोजन में, लेकिन 3 नेगेटिव का मतलब है 3 और जोड़ दीजिए तो टोटल हो गए 10। यहां देखिए ऑक्सीजन जब न्यूट्रल था तो 8, 2 और आ गए तो 10। न्यूट्रल फ्लोरीन में 9, एक और आ गया तो 10। यहां क्या है भैया? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हटा दिया तो भैया जी क्या हो जाएंगे? 10। यहां मैग्नीशियम में 12, 2 हटा दिया तो 10।
13 होते हैं एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब न्यूट्रल था लेकिन 3 हटा दिए तो हो गए 10। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए हम इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। और जब कभी भी आपके जीवन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपके सामने आए तो एटॉमिक रेडियस निकालने का इकलौता तरीका है। हे बालक एक बात बताइए, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है तो आप क्या देखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे। तो इसका मतलब आप केवल क्या करिए, जेड इफेक्टिव के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्रोपोर्शनल कर लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबके लिए सेम है। प्रोटॉन कहां पर ज्यादा है? यहां 7 प्रोटॉन है, यहां 8 प्रोटॉन है, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है, यहां 11 प्रोटॉन है, यहां पर 12 प्रोटॉन है और यहां पर 13 प्रोटॉन है। जहां पे जितना ज्यादा प्रोटॉन उसका जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा, और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस उसकी उतनी क्या होगी हे बालक? छोटी होगी। इसलिए साइज का रेडियस, साइज का ऑर्डर ये होगा, साइज का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि देखो यहां पर 13 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन तो सब में है, 13 प्रोटॉन, ज्यादा प्रोटॉन हो गए साइज छोटा हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डर बनाया ये आयनिक रेडियस का ऑर्डर होगा। आई होप आपको आनंद आ रहा हो। आइए अगला देखते हैं क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी खर्च होती है उस खर्चे को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। सोच करके देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पावरफुल होता जाता है आपका न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस पावरफुल होगा तो आउटर सेल पर बैठे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच के रखेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में ज्यादा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा, मतलब बाहर से ज्यादा एनर्जी देकर के वो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर ज्यादा आएगी। लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे आऊं तो क्या होता है? टॉप से बॉटम की तरफ जाने पर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? साइज बढ़ती है। अगर साइज बढ़ती है तो आयनिक रेडियस आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। सिंपल बात है। अगर साइज किसी की बड़ी होगी तो न्यूक्लियस से आउटर सेल पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा होगी तो उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसको निकालना आसान होगा, कम एनर्जी से निकल जाएगा, इसलिए ये ऑर्डर देखने को मिलेगा। ये फैक्टर कब लगाते हैं? जब लेफ्ट से राइट जाते हैं। ये फैक्टर कब लगाते हैं? जब ऊपर से नीचे आते हैं। इनके ऑर्डर को देख लीजिए। अगर मैं एस ऑर्बिटल के एस ब्लॉक की बात करूं तो ऊपर से नीचे जाने पर देख लीजिए भैया आयनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर आता है। यहां पर भी आयनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर आता है। क्या ऑर्डर आता है भैया? ये ऑर्डर आता है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा, यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे पी ब्लॉक में भी देखिए कहां ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ 3 जगह पर, सिर्फ यही 3 जगह पर है, बाकी सब में आप देखोगे तो ऊपर से नीचे जाने पर, हे बालक क्या बोलेंगे? ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती जाती है। अरे बोलो रे भैया, याद होगा क्या? अरे बात बोलो, याद होगा क्या? और मैं तुम्हें एक सच बताऊं, इसके अलावा पूछने की हिम्मत, ताकत और औकात कुछ भी नहीं है। जो लिखवा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, जो नोट्स बना रहा हूं, कृपया उसको फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, जहां मैंने बोला एसएनपीबी में वहां उल्टा ऑर्डर कर दीजिए। ऊपर से नीचे आने पर कम होता है, बट यहां उल्टा कर दीजिए। यहां पर भी उल्टा कर दीजिए, यहां पर भी उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा कहां करना है? जहां ये 3 जगहों पर, बाकी ऊपर से नीचे आने पर कम होता है, ऊपर से नीचे आने पर कम होता है। तो इस तरीके से पूरा ऑर्डर बन जाएगा। अब आपके दिमाग में ये बात कैसे टिकेगी वो सोचिए यहां पर मेरे साथ। कैल्शियम और गैलियम में पहली बार 3D सीरीज की एंट्री होती है, तब ये थोड़ा लोचा मिलता है। और यहां इनके बीच में आप जाके चेक करिए, आपको मिल जाएगा कौन? लैंथेनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट इधर आता है। 4F सीरीज यहां पहली बार एंट्री मारता है। 4F सीरीज पहली बार एंट्री मारता है 6th पीरियड के अंदर, और ये लोग 6th पीरियड में आते हैं। और यहीं पर तो डी ब्लॉक आता है ना पहले, इनके बीच में देखो, ये पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, और उसी डी में क्या है? 4F सीरीज रहती है। ठीक है जी। तो इसलिए इसका इंपैक्ट 2 जगह आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एफ ऑर्बिटल पुअरेस्ट सील्डिंग करता है, तो इसलिए उसका इफेक्ट 2 जगह, और पुअर सील्डिंग करता है डी ऑर्बिटल, तो उसका इफेक्ट 1 जगह आता है। इसी से आपका काम बन जाएगा। अब देखो, सबसे ज्यादा किसका आयनाइजेशन एनर्जी होगा? अरे लेफ्ट से राइट जाने पर ये पूरी की पूरी फैमिली का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा आता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा किसका है? हीलियम का, इसलिए सबसे ज्यादा हीलियम लिख दीजिए। अगला देखिएगा, लोवेस्ट किसका होगा? अरे हे बालक, इधर की तरफ जो है लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, और उसमें भी ऊपर से नीचे जाओगे तो सीजियम का लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आता है। कई लोग फ्रांसियम से कंपेयर करेंगे, बट फ्रांसियम से भी कम आता है सीजियम का। और सच बताऊं, फ्रांसियम इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल है और वो आपके कोर्स से थोड़ा सा हटकर है। अच्छा जी, अगली एक चीज, मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर क्या होता है? मेटल का अपना करेक्टर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, जो मोह ना करे,
मोहब्बत ज्यादा ना रखे अपने इलेक्ट्रॉन से। वही मेटालिक करैक्टर में बोला जाता है, मतलब साधु आदमी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में माहिर है। तो ये कब होगा बताइए? मेटालिक करैक्टर किसी मेटल के अंदर तब ज्यादा होगा जब कोई मेटल बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी रखता है। अरे भैया, कम खर्चे में अगर डोनेशन होगा तभी तो कोई डोनेट करना चाहेगा ना जी। तो बस एक लाइन में मेटालिक करैक्टर कोई पूछे कि किसका ज्यादा होगा तो वहां चेक कर लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर को। जैसे अगर मैं ऊपर से नीचे कहूं तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक करैक्टर बढ़ता है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इधर से इधर जाने पर नॉन मेटल करैक्टर बढ़ता है, मेटालिक करैक्टर इधर जाने पर घट जाता है क्योंकि इधर से इधर आने पर हमने पढ़ा कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। आई होप आपको आनंद आ रहा हो। आयनाइजेशन एनर्जी का एक ऑर्डर जो कि यहां पर है आपको पूछा जाता है, तो इसमें आपको याद कैसे करवाया जाता है कि इस बेरिलियम को कुदा करके क्या करिए, बोरॉन और कार्बन के बीच में लाइए, नाइट्रोजन को कुदा करके क्या करिए भैया, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में लेकर के जाइए। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर हम इलेक्ट्रॉन जो है 2s2 के से निकालते हैं और यहां इलेक्ट्रॉन जो है 2p3 से निकालते हैं। जो 2p3 है वो हाफ फिल्ड है और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, s ऑर्बिटल में। और आप जानते हैं s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत करीब है तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा आता है। तो बेरिलियम एंड बोरॉन में बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा निकल करके आता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा निकल के आता है क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करता है। तो ये इस तरीके से ऑर्डर बन जाएगा जी। एक बार देख लेते हैं जगह कितनी है, तो उस हिसाब से एक बार देख लेते हैं भैया जगह कितनी है। ठीक है जी, हाँ आइए लिख लेते हैं, आइए लिख लेते हैं, नहीं तो ओवरलैपिंग हो जाती है ना बाबा। यहां पर कैसे लिखेंगे, अरे लिथियम का कम, लिथियम के बाद देखिए इसके बाद बोरॉन लिखेंगे, बोरॉन के बाद बेरिलियम को कुदा करके आप आगे ले गए, इसके बाद आप लिखोगे कार्बन। अब नाइट्रोजन को कुदा के आगे ले गए तो ऑक्सीजन छूट गया, फिर नाइट्रोजन आएगा, देखो ये बीच में चला गया ना फ्लोरीन, और इसके बाद नियॉन आएगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकंड पीरियड एलिमेंट। ऐसा ही फॉलो करता है थर्ड पीरियड एलिमेंट, लिख सकते हो। आइए अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक में देखो ऊपर से नीचे जाने पर ये ऐसी चीज है जहां पर सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन मैं आपको दावा कर रहा हूं, दिल आत्मा दिमाग रूह लगाकर ये लाइन सुनना मेरी, ऊपर से नीचे जाने पर इस सकीला पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कोई असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि सकीला के बाद जो है 4f शुरू होती है। देखिए सकीला के बाद 4f सीरीज शुरू होती है, तो 4f सीरीज की जो नौटंकी है ना उसका इंपैक्ट उसके पहले कैसे आ सकता है, इसके बाद अगर आता है तो इसका इंपैक्ट इनके बाद वालों पर दिखाई देगा लेकिन इस पूरी फैमिली पर दिखाई नहीं देगा, मतलब ग्रुप नंबर 3 पर दिखाई नहीं देगा। तो इसको कहते हैं कई बार फ्री फ्रॉम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये एक ऐसा ग्रुप है जब जिस पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर, तो यहां पर जनरल टेंडेंसी ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो यहां सिंपली जैसा आज तक पढ़ते आए हैं वही ऑर्डर लगा दीजिए, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपली अभी तक ऐसा एक्सप्लेन हुआ। यस अब सुनिए यहां पर देखिएगा भैया, कृपया ध्यान से देखिएगा, कृपया ध्यान से देखिए, कैसे पढ़ाता हूं वो सुनना पड़ेगा। ये देखिए उल्टी खोपड़ी का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज, ये याद कराने का तरीका है मेरा। उल्टी खोपड़ी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो नीति क्राइंग, मतलब नीति किसी का नाम है, वो क्या करिए क्राइंग, है ना, वो नीति इज क्राइंग, समझ लो वो रो रही है, कुछ किसी नाम नीति है वो रो रही है ना जी। तो इसको समझिएगा, उल्टी खोपड़ी का मतलब समझाता हूं क्या है। टाइटेनियम लिखा है, तो टाइटेनियम की ये जो पूरी बिरादरी दी हुई है, इन तीनों में इस वाले ऑर्डर का जस्ट उल्टा ऑर्डर बनाना है, जस्ट उल्टा। दोबारा सुन लीजिए, यहां टाइटेनियम मिले तो उल्टी खोपड़ी का मतलब है कि जो यहां पर मिल रहा है थर्ड में, जो थर्ड ग्रुप में मिल रहा है उस ऑर्डर का जस्ट उल्टा। कहां पे, टाइटेनियम में बनाइए, वैनेडियम में बनाइए, टाइटेनियम में बनाइए, वैनेडियम में बनाइए, क्रोमियम में बनाइए, क्रोमियम में बनाइए और निकल की फैमिली में बनाइए। पहले इसको बना दीजिए। एक्चुअली ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, उसको याद कराने का यही तरीका है जिससे आपकी खोपड़ियों में यह बात टिक जाती। अब सुनिए, अब कॉन्सेप्चुअल जो बचे वहां कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां तो कॉन्सेप्ट लग ही रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है, इन्हीं चारों पर कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकता। अब जो बचे हैं उनमें देखिए, एमएनटीसी में क्या है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, जनरल टेंडेंसी आज तक हमने क्या पढ़ी, ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, 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 इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना। उल्टी खोपड़ी के बाद जो बचे हमने उसमें ये लिख दिया। अब सुनिए, हमने क्या पढ़ा था, कैडमियम और एचजी। कैडमियम में क्या होता है, हमने पढ़ा था कैडमियम में 48 प्रोटॉन्स हैं, एचजी में 80 प्रोटॉन्स हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि कैडमियम और एचजी दोनों की साइज सेम होती है। हे बालक, अगर मैं कैडमियम की बात करूं तो वहां पर 48 प्रोटॉन्स होंगे, थोड़ा समझा लें क्या जी,
देखिए भैया 48 प्रोटॉन्स होंगे, है ना जी, 48 प्रोटॉन्स होंगे। मैं कह रहा हूं दोनों की साइज सेम है और आपका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, लेकिन ये देखिए 80 प्रोटॉन्स कहां पर है, Hg के केस में यहां पर भी यहां इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। कृपया ध्यान दें, यहां पर भी यहां इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। सुनिएगा ध्यान से, दोनों की रेडियस सेम है, हमें बताया गया दोनों की रेडियस सेम है, करीब करीब अभी पीछे पढ़ाया था। अगर इन दोनों की रेडियस सेम है तो एक बात बताइए, 80 प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएगा? अरे ये बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। अगर 80 प्रोटॉन ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो इसके इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए कैडमियम और Hg में Hg का क्या आएगा भैया, बोलो भैया, इन दोनों में किसका ज्यादा, Hg का। इसी तरीके से इनमें किसका ज्यादा, देख लीजिए। तो कृपया इस तरीके से ही ऑर्डर पढ़िए जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है। आइए अगला देखते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है आसपास ना देख करके, आपको सीधे सीधे ना देख करके पड़ोसियों पर अपना तिरछी निगाह करना, उसको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ये देखने को मिलता है सेकंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट में। जैसे लिथियम जो है अपने डायगोनल रहने वाले मैग्नीशियम के साथ कैसा रहता है भैया जी, देख लीजिए। मैग्नीशियम और लिथियम इन दोनों का कैरेक्टर बहुत ज्यादा मैच करता है, बहुत ज्यादा मैच करता है। बेरिलियम एल्यूमिनियम का भी कैरेक्टर बहुत ज्यादा मैच करता है, बोरॉन और सिलिकॉन का भी मैच करता है। ये इसलिए मैच कर पाता है क्योंकि इनकी साइज करीब करीब सेम होती है। सर ये कैसे कह सकते हैं आप, तो वो मैं समझा देता हूं। जैसे देखिए लिथियम है और देखिए लिथियम से आगे आएंगे तो कौन मिलेगा, सोडियम। लिथियम से आगे आएंगे तो सोडियम। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन सोडियम से मैग्नीशियम, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, घटती है। अरे बोलो बालक, यहां से यहां जाने पर घटती है, नीचे आने पर बढ़ती है, यहां जाने पर घटती है। तो यहां से यहां डायरेक्ट जाने पर करीब करीब सेम होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम करीब करीब सेम होती है मैग्नीशियम के, करीब करीब सेम होती है मैग्नीशियम के। अगर इन दोनों की साइज सेम होगी तो इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम आएंगे, इनके रिएक्शन करने के तरीके और पैटर्न भी सेम आएंगे जो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है जी, आई होप समझ में आया हो। अगला देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत। इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत का मतलब समझना, एक कोई एटम है, उसको मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन ला करके दे रहा हूं उसके सेल में, और जब उसके वैलेंस सेल में वो इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के जो कि वैलेंस सेल में है और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व है तो वहां से एनर्जी निकलती है और उस निकली हुई एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आती है, आना भी चाहिए। ठीक है जी, आइए अगली बातचीत करते हैं। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत बढ़ती है, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमारा न्यूक्लियर बड़ा पावरफुल है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, तो जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा वहां से एनर्जी निकल पाएगी। अच्छा जी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा होगा। अब देखिए, अगर एटॉमिक साइज क्या हुई, ज्यादा हुई, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस यहां है, आपका वैलेंस सेल बहुत दूर है और उतने दूर वैलेंस सेल पर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस आने वाले इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा मोहब्बत होगी, नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो भैया जी सिंपल बात है, वहां एनर्जी बहुत कम निकलने वाली है। अच्छा जी, यहां पर देखिए फ्लोरीन के केस में जब आप लिखते हैं तो आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 2s2 2p5, 2s2 2p5। मैं क्या कर रहा हूं, इनको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन पाता है तो वो F नेगेटिव बन जाता है। इसी तरीके से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में आपको पता है कि 3s2 होता है, 3p5 होता है। ठीक, अगर मैं क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दूं तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खा करके क्लोराइड आयन बन जाता है। अच्छा जी, क्लोराइड आयन बन जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3p के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2p के अंदर। अब साइज किसकी छोटी है, सर 2p तो साइज में छोटा होता है, 2p में पहले से ही 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो वहां बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। अगर रिपल्सन होगा तो यार इसका मतलब न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत प्यार नहीं कर पाएगा। अगर बहुत प्यार नहीं कर पाएगा इसका मतलब फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो यहां पर लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस एनर्जी
इज रिलीज्ड। यहां पे कम से कम एनर्जी निकलेगी क्योंकि प्यार ही बहुत कम हुआ है। प्यार के ज्यादा होने पर रिलीज ज्यादा होती है। अंग्रेजी चेक कर लेना, बाकी इतनी बात समझ में आती होगी। ठीक है जी। यहां पे देखो क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को पाता है तो देखना क्लोरीन में है थर्ड पी, 3p, साइज में बड़ा है, 5 इलेक्ट्रॉन वहां पर है। दिल्ली दिल वालों की ये साइज बड़ा है भैया, इनका घर बड़ा है। बाहर से कोई आ गया और रिश्तेदार, तो उस रिश्तेदार को अपने घर में रखेंगे इज्जत से, प्यार से। अगर प्यार होगा वहां पर तो इसका मतलब वहां से एनर्जी बहुत निकलेगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करें तो क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन। कोई पूछे रीजन क्या है तो कहिएगा कि साइज ऑफ 3p बड़ी होती है और यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे साइज ऑफ 2p छोटी है, यहां पे भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नॉर्मल है, लेकिन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। साइज छोटा, 5 प्रोटॉन वहां, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन वहां पे डाल दिया, तो इसका मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली आने नहीं देगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों होती है? क्योंकि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एक्सेप्ट करता है बट बहुत इजीली नहीं, जितना कि क्लोरीन दिल खोल के करता है। दिल्ली दिल वालों की कहानी बनती है यहां पर। तो कुल मिला के अब आपको ये आना चाहिए, देखिएगा भैया ध्यान से। फ्लोरीन एंड क्लोरीन में क्लोरीन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत ज्यादा है। तो इस तरीके से पी ब्लॉक के अंदर हमें यह टेंडेंसी देखने को मिलती है कि जो हमारे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स वाले हैं, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है उसका जो इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत है वो थोड़ा कम होती है, थर्ड वाले के लिए ज्यादा होती है। ठीक है जी। आपको ये साइज वाले फैक्टर से उल्टा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसीलिए पढ़ाया ताकि आप ये बात खोपड़ी में रख पाएं। इसका कहां यूज है आप वो देखेंगे, समझिएगा। ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, देखते हैं क्या है। जनरली फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन के मोहब्बत को बताती है, लेकिन कोई कितना प्यार करता है उसको समझाने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर कोई एलिमेंट बहुत प्यार करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को पाने के बाद अपने अंदर से बहुत एनर्जी निकालेगा। जो बहुत ज्यादा एनर्जी निकालेगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार करेगा। तो क्वांटिटी को समझते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। इतनी बात समझ में आ गई? या सुनिएगा, जैसे न्यूट्रल एटम में मान लीजिए ऑक्सीजन ले लेता हूं। ऑक्सीजन को जब मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं, न्यूट्रल एटम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर के ओ नेगेटिव बनाता हूं, तो होता क्या है? एनर्जी निकलती है। सुनिएगा, प्लस एनर्जी। प्लस एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी निकल रही है। एनर्जी निकल रही है मतलब क्या होता है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जहां से एनर्जी निकलती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन कहां कहां नहीं निकलती एनर्जी? सुनिएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैसेस में। समझना, जैसे मान लीजिए हमने बेरिलियम लिया, मैग्नीशियम लिया, नाइट्रोजन लिया, और कोई भी इनर्ट गैस ले लो, कोई भी इनर्ट गैस ले लो। चलो मान लो मैंने नियॉन ले लिया, कोई सा भी ले सकते हो। इनको, इनमें से किसी को भी अगर आपने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करी तो ध्यान रखना, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, ये बाहर से एनर्जी भी रिश्वत के तौर पर लेते हैं। ये एनर्जी निकालते नहीं, उल्टा बाहर से लेते हैं। तो भैया जी यही लोग ऐसे हैं। कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस, जहां पर इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा और एनर्जी भी देनी पड़ेगी। अगर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो, दैट्स वाई एंडोथर्मिक लिखा जाता है। क्लियर मामला? यस। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे बालक, आ जाओ। फॉर कैटायंस, कैटायंस का मतलब जैसे मान लीजिए कार्बन की खोपड़ी पर पॉजिटिव चार्ज है। यार इसके पास पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये खुश नहीं हो जाएगा, ये कहेगा भैया ये मैं इलेक्ट्रॉन खा करके मैं न्यूट्रल कार्बन बनना चाहूंगा। इसलिए हमेशा कैटायंस हमेशा इलेक्ट्रॉन को पा करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, इलेक्ट्रॉन को वो मोहब्बत करना चाहते हैं, क्योंकि इन पर प्लस इन पर माइनस, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसीलिए हमेशा यहां पर इलेक्ट्रॉन पाने पर एनर्जी निकलेगी। जब भी एनर्जी निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, मतलब वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगली चीज देखेंगे, सारे एनायंस के लिए, जैसे मैंने ये एनायन बनाया O नेगेटिव। अब यार कोई एनायन है, इसकी खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज, अब सोच के देखो, ये तो प्लस था तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा? बोलो, सिंपल सी बात है कि भैया जिसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को खाना चाहेगा? कहेगा नहीं भैया, रिपल्सन हो जाएगा हमारे में। तो इसलिए ऐसा करो, बाहर से रिश्वत दो एनर्जी के तौर पर। तो इस समय आप बाहर से एनर्जी देते हैं, तब जाकर के ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनता है। इसीलिए ये प्रोसेस कैसा है? पॉजिटिव है, और इसको कहते हैं ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो कोई भी एनायन इलेक्ट्रॉन को लेते वक्त हमेशा वो एनर्जी भी खाता है,
एनर्जी निकालता नहीं है कभी भी। पेनिट्रेशन इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पूछा जाता है लिथियम एंड बेरिलियम में। लिथियम की बात करूं तो 2s1 आता है, बेरिलियम में बात करूं तो 2p1 आता है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, s के अंदर जाएगा, 2s2 बन जाएगा। अगर मैं 2p1 को इलेक्ट्रॉन दूंगा तब वो कहां जाएगा, 2p में जाके 2p2 बन जाएगा। अब एक बात समझो, यहां इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहता है, अरे सर वो तो s ऑर्बिटल में जाना चाहेगा ना, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है तो वो लिथियम के पास जाना चाहता है। अगर देखो भैया, अगर वो चाहता है इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास जाना, मतलब लिथियम इलेक्ट्रॉन को बहुत प्यार करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में लिथियम आगे दिखाई देगा। लिथियम इलेक्ट्रॉन को पाता है तो अपने अंदर से बहुत एनर्जी निकालेगा। बेरिलियम भी निकालेगा लेकिन वो थोड़ा कम निकालेगा अपने अंदर से एनर्जी। सिमिलरली ये सोडियम और एल्यूमिनियम में भी यही ऑर्डर देखने को मिल जाता है। वही लॉजिक है जो मैंने अभी बताया है। आई होप आपको यहां तक में आनंद आया हो। अब आइए एक बार देख लेते हैं जो हमारा पी ब्लॉक के अंदर ये पूरी कहानी और नौटंकी लिखी जाती है। देखिएगा, पहली बात, प्राथमिक बात यह है कि पी ब्लॉक में मैंने अभी पढ़ाया था, सेकंड एंड थर्ड पीरियड के अंदर ये नौटंकी देखने को मिलती है। सिर्फ इन्हीं चीजों में ये चीज देखने को मिलती है। अच्छा, यहां पर हम बोलते हैं कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो मोहब्बत होती है वो क्या होती है भैया, का घटती जाती है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, नियॉन जो है वो तो भैया इलेक्ट्रॉन को ही नहीं चाहता। नियॉन अगर इलेक्ट्रॉन खाता है, खुद रिसीव करता है, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी को रिश्वत के तौर पर मांगता है, निकालता नहीं है। बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी। बल्कि पूरे पीरियोडिक टेबल में नियॉन एक ऐसा शख्स है भैया, एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में बाहर से बहुत एनर्जी खाता है। क्या करता है, बहुत एनर्जी खाता है, तब जाके नियॉन नेगेटिव बनता है। तो ध्यान रखना, इसका मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो एनर्जी भी ले रहा है, और पॉजिटिव में भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव में भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी। बस इतनी बात आपकी खोपड़ियों में रहनी जरूरी है। आई होप आपको आनंद आया हो। आइए देखिए, इनमें ये टेंडेंसी, बाकी में नॉर्मल, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटता है। अभी पीछे पढ़ाया था ना, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, बाकी में नॉर्मल रहेगा। देख लीजिए भैया, हे बालक, हे बंधु, ये बात समझ में आनी जरूरी है। अब ये लाइन देखिए, ऑक्सीजन हैज मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन फैमिली। पूरे फैमिली में ऑक्सीजन सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है। मतलब अगर मैं बात करूं सबसे कम किसकी दिख रही है, पोलोनियम की। वो भैया पोलोनियम से भी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है ऑक्सीजन, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है। मतलब पूरे फैमिली में सबसे कम होता है ऑक्सीजन का। अच्छा जी, हैलोजन फैमिली का सबसे ज्यादा, पूरे पीरियोडिक टेबल में यही लोग ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। ये इलेक्ट्रॉन को पा करके प्रसन्न होते हैं क्योंकि इन सब का ऑक्टेट भरता है, सब में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं क्योंकि सब में 7 ही पाए जाते हैं। अच्छा, और इनका मैक्सिमम होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। पूरे पीरियोडिक टेबल में यही वो लोग हैं, ये दिलदार फैमिली है, राजशाही परिवार है, जहां इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना राजशाही है कि जो इस परिवार का सबसे कमजोर सदस्य है आयोडीन, सबसे कमजोर सदस्य है आयोडीन, वो भी इन पूरे से ज्यादा होता है। वो भी भैया देखिए सल्फर से भी ज्यादा होता है। समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। इस फैमिली में देखिए सल्फर का सबसे ज्यादा है और सल्फर से भी ज्यादा इस आयोडीन का। मतलब राजशाही परिवार का सबसे छोटा शख्स इन सबसे भी भारी पड़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई हो। ये नोट्स मिलेगा, पढ़ करके देखेंगे, आनंद आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कहीं पर अगर कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है, जैसे कि मान लीजिए H और Cl है, तो यहां पर कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हुई थी, इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, ये क्लोरीन खींचता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उनको बोले जाते हैं जो पावरफुल जेड इफेक्टिव रखते हैं, जिनका न्यूक्लियस मजबूत है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ डेल नेगेटिव आएगा और यहाँ पर डेल प्लस आएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आती हो। आइए अगला देखते हैं। अगर किसी का न्यूक्लियस बहुत मजबूत है तो वो जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसका मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। नाम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों पड़ा? देखिए, क्लोरीन को मैंने इलेक्ट्रोन
नेगेटिव कहा था, देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर नेगेटिव चार्जेस आते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। साइज के बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। देखिएगा भैया, ये आप देख लें, यहां पर ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको याद करवा देता हूं पॉलिंग स्केल पर, ये देखिए फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट आता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट आओगे तो क्या होगा जी, लेफ्ट से राइट आओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पावर भी बढ़ जाएगी। तो इसका आता है 4.0। अब याद करें 4.0, उससे 0.5 कम करो, 0.5 कम करो तो 3.5, उससे 0.5 कम करो, 0.5 और कम हो गया तो इसका होगा 3.0, 0.5 और कम तो 2.5, 0.5 और कम तो 2.0, इससे कम 1.5, यहां पर कितना होगा 1.0। यही तो याद ही रहेगा, जीवन भर याद रहेगा। अब सुनो, यहां 1 और 1 में से 0.1 कम करो तो ये 0.9, कितना कम करो 0.9। और सुनो, यहां पर हम देखिएगा ध्यान से, याद कराने का तरीका क्या था, यहां 0.1 घटाइए, यहां डायरेक्ट 1 घटाइए तो यहां 3 आता है। क्या आता है बालक, 3 आता है। ठीक है, अब सुनते जाइए, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे यहां पे 9 है तो यहां से यहां जाने पर आप 0.3 बढ़ाएंगे, फिर जाने पर 0.3 बढ़ाएंगे, फिर जाने पर 0.3 बढ़ाएंगे, फिर जाने पर 0.3 बढ़ाएंगे, यहां से यहां तक हर जगह पर 0.3 आपको इंक्रीज करते हुए जाना है, 0.3 आपको इंक्रीज करते हुए जाना है। अगर ये 1 ये हो गया तो ये 1.2, ये 1.5, इसमें ऐड करिए 1.8, यहां पर करिए तो ये हो जाएगा 2.1। यहां के बाद ध्यान रखेंगे 4 बार 0.3, इसके बाद 5वें बार में 0.4 और यहां अगले वाले में 0.5 ऐड कर दीजिए। अगर 0.4 करूंगा तो देख लीजिए ये, और यहां पर आपको पता है ऐड करके 3 आएगा। इतनी बात ठीक है, इतने को याद करने में समस्या कभी नहीं होती। ये देख लीजिए 2.8 होता है, इसका 2.5 होता है। ठीक है जी, आइए और एक चीज बता देता हूं, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन दोनों का 2.1 देखने को मिलता है। कार्बन, आयोडीन, सल्फर, इन तीनों का हमें 2.5 देखने को मिलता है। देख के चेक कर लीजिए, 2.5 2.5 2.5। यहां से कुछ सिस ब्रदर, जैसे ब्रदर एंड सिस होते हैं, बस इसमें सी से शुरुआत हो रही है। ठीक है जी, अब बताइए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। सर कैसी बात करते हैं, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बस ये बात आपकी खोपड़ियों तक उतर जानी है, मुझे इतना ही करवाना है। आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के बारे में पूछा जाता है तो देखिए, पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स याद करिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को मेरे साथ याद करिए। आज फिर सब कार वैन तेरा, आज की स्पेलिंग देखेंगे सब लोग, आज की स्पेलिंग देखेंगे। कैसे देखें सर, आप तो लिख ही नहीं रहे हैं। अरे आज फिर सब कार वैन, वेंटो तेरा, आज की स्पेलिंग है देखिए AAS, आज फिर FER, नोट करते रहिएगा। आज फिर सब कार वेंटो, वेंटो एक गाड़ी का नाम है, वेंटो तेरा, आज फिर सब कार वेंटो तेरा। कृपया ये सारी बातें नोट कर लीजिए, ये हटाऊंगा मैं। अच्छा जी, अब एक बात समझना, जो ये एलिमेंट्स लिखे गए हैं, इन एलिमेंट्स पर कुछ चार्जेस बताऊंगा। सर हटवाने में दिक्कत करोगे आप, नहीं, देखना कैसे। TERA, 13 में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4, जितने वर्ड्स उतने प्लस। वेंटो में 1 2 3 4 5, तो यहां पर +5। कार में कितना है 3, तो +3। सब SAB +3, फिर में +3, आर्सेनिक में भैया आज में +3। आज फिर सब कार वेंटो तेरा, जिस ट्रिक से याद किया उसी से आयन भी लिख ले गए। अब सुनिए, ये जो आयन आपको दिख रहे हैं, ये अगर ऑक्सीजन के साथ कहीं भी दिख जाएं तो भैया कृपया इनको आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड घोषित कर दीजिए, ज्यादा बिना सोचे ये काम कर लीजिएगा। अब सुनिए, याद करने का तरीका, आज फिर सब कार वेंटो तेरा, नीचे है जान सुनो बे आलिया पब गई, जान सुनो बे आलिया पब गई। तो इनका कोई भी ऑक्साइड मिल जाए नीचे वालों का, इनमें आपको कोई भी चार्ज याद नहीं करना है, इनका कोई भी ऑक्साइड मिल जाए ऑक्सीजन के साथ ये दिखे, उनको घोषित करिए ये एम्फोटेरिक है। ठीक, जैसे यहां पे निकाल के चेक कर लेना, आपको निकालना आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे, ऑक्सीजन के लिए आप -2 रखेंगे, तब आप एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आर्सेनिक में +3 आएगा, आयरन पे +3, और यहां पर SB में +3, क्रोमियम का +3, वेंटो में देखिए वेनेडियम का +5, 13 में भैया +4। ये इसका मतलब जितने दिख रहे हैं ये सब के सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। और सुन लीजिए, जिंक का कोई भी ले लीजिए,
अब टिन का ले लीजिए, टिन के ये दोनों ही क्या होंगे जी, एम्फोटेरिक होंगे। इसी तरीके से लेड के तो ये 4 पाए जाते हैं, तो लेड का कोई भी हो आप यहां पे छाप दीजिए, वो सब के सब गारंटी के साथ कह रहा हूं एम्फोटेरिक होंगे, कोनो कंफ्यूजन जीवन भर नहीं आएगा। अगली बातचीत और चर्चा का विषय बनाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ऐसे ऑक्साइड जो रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिडिक नेचर भी रखते हैं, जो बेसिक नेचर भी रखते हैं। न्यूट्रल मतलब जो ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये 3 है, CO, NO और N2O। ये 3 अपनी खोपड़ी में रखना, जिस सीक्वेंस में सिखा रहा हूं उसी सीक्वेंस में सीखना है। अब अगला है भैया देखना, बेसिक ऑक्साइड्स अक्सर आपको मेटल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन आज कमाल देखेंगे, मेटल पर अगर +1, +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तब तो वो बेसिक होता है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट पर बेसिक है। लेकिन अगर +4 कर दिया तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर आपने, कृपया ध्यान दीजिएगा, अच्छा जी मैंने लिख रखा है, तो अगर आपको ये कहा जाए कि भैया यहां पे +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस समय वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। अच्छा जी, एग्जांपल के तौर पे देखिए, बेसिक ऑक्साइड कैसे पता करेंगे, मेटल, लिथियम एक मेटल होता है, S ब्लॉक का है तो मेटल ही होगा, तो कैल्शियम S ब्लॉक का मेटल है, तो इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक होंगे। इनके पर चार्ज चेक करिए, +1, +2, +3 आएगा। अगर मैं एम्फोटेरिक की बात करूं तो MnO2, TiO2, ZrO2 इन सब पर +4 आएगा, इसलिए ये एम्फोटेरिक हैं। एसिडिक में चेक कर लीजिए, क्रोमियम पे +6 है, मैग्नीज पे +7 आएगा, इसलिए वो एसिडिक हैं। अब आइए एसिडिक ऑक्साइड्स पर, ठीक है। अब एसिडिक ऑक्साइड कैसे देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। या तो नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। एक चीज परम सत्य है, जैसे कि बोरॉन एक नॉन मेटल है, कार्बन, नाइट्रोजन, ये फास्फोरस एंड क्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल, तो उनके ऑक्साइड गारंटी है कि एसिडिक ही होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगली चीज सुन लीजिएगा क्या है, जो मेटलॉइड्स होते हैं उनके ऑक्साइड भी एसिडिक होंगे, लेकिन ख्याल रखना उनमें से एम्फोटेरिक को छांट देना। जो एम्फोटेरिक होंगे उनको मत लिखना यहां पे, बाकी सबको यहां पे लिख लीजिए। देखिए भैया, आज सबसे तेजी ये मेटलॉइड होते हैं। इन मेटलॉइड के ये जो ऑक्साइड लिखे गए हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे देखो, आर्सेनिक का क्या लिखा है, AS2O5, यहां आर्सेनिक पर +5 आएगा, लेकिन यहां पर देखो आर्सेनिक का +3 वाला है, तो कभी भी इसको जो है गलती से एम्फोटेरिक में मत लिख देना, ठीक है जी। अगर कोई कहे कि AS2O3 और AS2O5 में बताइए, तो यहां आर्सेनिक में +3 है, इसलिए देखो ये यहां लिखा है एम्फोटेरिक में। यहां आर्सेनिक में +5 है, इसलिए देखो जो चीज यहां नहीं है वो सारे मेटलॉइड के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। आई होप आपको आनंद आया हो। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाबा टेक केयर, लव यू ऑल।